नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मुंह बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, जिद ऐसी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे, आपको ऑफिसर बना दे। मित्रों, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 3। मौलिक अधिकार। एक बात और कहना चाहूंगा मित्रों कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना होगा। हौसलों को बुलंद रखिए मित्रों, सफलता एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। भाग 3 के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार। तो क्या होते हैं मौलिक अधिकार, इनके विषय में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, इनके विषय में चर्चा करेंगे। सारी चर्चाएं आज हम अपने वीडियो में करेंगे। फाइनली मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक व अनिवार्य होने के कारण इनको मौलिक अधिकार कहा गया है। कहने का मतलब ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने के लिए, गरिमामय जीवन जीने के लिए आवश्यक हो। ऐसे अधिकार अगर वो व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी जो डिग्निटी है उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। तो मौलिक अधिकारों के द्वारा ही किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति के नागरिकों को गरिमामय जीवन जीने के लिए स्वतंत्र रूप से ये अधिकार दिए जाते हैं। ये जो मौलिक अधिकार होते हैं इनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। संविधान संशोधन के अलावा इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इन अधिकारों में सिर्फ और सिर्फ संविधान का जो संशोधन है उनके अलावा किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन मित्रों, कभी कभी जब आपातकाल लगता है तब ये सारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीन लिया जाता है। ठीक है, लेकिन दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं, एक है आर्टिकल 19 और एक है आर्टिकल 20। इनको हम आगे चर्चा में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना समझते हैं कि जो आर्टिकल 19 है उसको आपातकाल के समय, ठीक है, निलंबित नहीं किया जाता है। लेकिन एक आपात होता है हमारा बाह्य आक्रमण। ठीक है, बाह्य आक्रमण के द्वारा अगर कोई आपात लगता है, विदेशी राज्य से अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 19 जो है ये भी हमसे छीन लिया जाएगा। ठीक, और एक होता है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, अगर सशस्त्र विद्रोह हुआ है मतलब आंतरिक आपात लगा है तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 19 हमसे नहीं छीना जा सकता है। तो इन दोनों को थोड़ा सा आप यहां पर याद रखेंगे। आगे बात आती है कि ये जो मौलिक अधिकार हैं इनका सफर कहां से स्टार्ट हुआ था, कहां कहां से ये चल के आए हैं। तो जो मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले उठी थी वो संविधान विधेयक था 1895, वहां पर इसकी मांग सबसे पहले उठी थी। उसके बाद कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा इसकी मांग उठाई गई थी। फिर जो कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ था 1927 में, उसमें मौलिक अधिकारों को मांगा गया था। फिर नेहरू रिपोर्ट 1928 में भी इन अधिकारों की मांग की गई। आगे बात आती है जो कराची अधिवेशन था कांग्रेस का 1930, उसमें भी मौलिक अधिकारों को मांगा गया। एक भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, इसमें मौलिक अधिकारों को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो ये चीजें हम यहां पर थोड़ा सा याद रखेंगे। जो मौलिक अधिकार थे इनको हमने यूएसए के संविधान से लिया है। यूएसए के संविधान से लिया था बिल ऑफ राइट्स है यूएसए का, वहां से हमने इसको लिया है। अच्छा, एक बात और आती है, जो ये मौलिक अधिकार हैं हमारे,
इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ये क्या होता है मैग्ना कार्टा, इसके विषय में थोड़ा सा हम जानेंगे। मैग्ना कार्टा होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र। ब्रिटेन में सबसे पहले, कहां? ब्रिटेन में सबसे पहले 1215 में एक सम्राट हुए थे जॉन, उनके द्वारा नागरिकों को जो मैग्ना कार्टा था, ठीक है, ब्रिटेन में 1215 में, ठीक है, सम्राट जॉन के द्वारा सबसे पहले नागरिकों को ये अधिकार प्रदान किए गए थे। तो कहीं ना कहीं वहीं से ये मौलिक अधिकार उठाए गए हैं, तो इसलिए इसी को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा से प्रेरित होकर ही हमारे जो संविधान में ये अधिकार दिए गए हैं, इसीलिए ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको। आगे हम चर्चा करेंगे कि संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात कही गई है और ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। मित्रों, जब संविधान जब बना था तो उस टाइम करीब 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये हुआ था 1978 में। इसमें जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अच्छा, एक चीज आई है यहां पर, विधिक अधिकार, और एक है मौलिक अधिकार। तो ये विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार, इन दोनों में क्या अंतर होता है? विधिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं, राज्य द्वारा प्रदान होते हैं, और इनका संरक्षण भी कौन करता है? राज्य द्वारा ही इनको संरक्षित किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं, इनको हमारा संविधान प्रदान करता है, और इनकी रक्षा भी संविधान ही करता है। तो ये अंतर है विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार में। अब कौन कौन से अधिकार हमारे संविधान में दिए हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला अधिकार हमारा है समानता का अधिकार। संविधान में मित्रों समानता के अधिकार को सबसे पहले यहां पर रखा गया है। उसके बाद आती है बात दूसरे नंबर पे स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आती है स्वतंत्रता का अधिकार। हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, ठीक है, इसके विषय में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तीसरे नंबर पर बात आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहने का मतलब यह है कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में
किसी प्रकार किसी का शोषण ना हो सके, ऐसी कंडीशन में वहां पर हम शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त करते हैं संविधान के द्वारा। तो अगला है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं मित्रों कि जो भारत है उसका खुद का कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन यहां पर जो भी धर्म के मानने वाले हैं, ठीक है, उनकी धार्मिक संबंधी जो स्वतंत्रता है, ठीक है, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, पूरा अधिकार दिया जाएगा। आप, ठीक है, स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए। अगला है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम बात करते हैं समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में यहां पर संविधान में डिफाइंड है। बात करते हैं मगर स्वतंत्रता के अधिकार की, तो ये है 19 से लेकर आर्टिकल 22। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से लेकर 22 तक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं 23 और 24 में। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 और 24 में है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से लेकर 28 के बीच में है। फिर बात करता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यह है 29 और 30 में, 29 और 30 में। फिर बात आती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है आर्टिकल नंबर 32 में। तो ये कुछ संविधान द्वारा हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इनके विषय में हम बारी बारी से अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो भाग 3 है, ठीक है, उसमें आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो जो भाग 3 है उसमें आर्टिकल नंबर 12 से 32 तक ये पूरा डिफाइन किया गया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल नंबर 12 क्या होता है। हमारे जो अधिकार हैं यहां से स्टार्ट होते हैं आर्टिकल नंबर 14 से, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे 12 और 13, ये दो बलाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, इसके विषय हम देख लेते हैं। बात आती है आर्टिकल नंबर 12 की। मित्रों, जो आर्टिकल नंबर 12 है वो राज्य की परिभाषा कहता है, राज्य की परिभाषा। कहने का मतलब राज्य में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, ठीक है, उसके विषय में यहां पर बात करता है। तो आर्टिकल नंबर कहता है कि अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य में क्या क्या चीजें शामिल हैं। पहला है भारत सरकार और संसद। भारत सरकार और संसद क्या है, राज्य हैं। राज्यों की जो सरकारें हैं एवं वहां की जो विधानमंडल हैं वो भी क्या हैं, राज्य हैं। तीसरा है जितने भी स्थानीय प्राधिकारी हैं, ठीक है। स्थानीय प्राधिकारी कौन कौन से होते हैं, कोई भी विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना, ठीक है, इसको जारी करने और प्रवर्तित करने का जो शक्ति रखते हैं, ठीक है, उन्हें हम स्थानीय प्राधिकारी कहते हैं। वे भी क्या हैं, वो भी राज्य हैं, ठीक है। और अन्य प्राधिकारी जैसे LIC हो गई, बैंक हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, इन सबको भी हम राज्य की श्रेणी में ही रखेंगे। तो जो आर्टिकल हमारा 12 है, ठीक है, वो कहता है कि राज्य के अंदर कौन कौन चीजें आएंगी, है ना। क्यों, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं हमें राज्य के विरुद्ध अधिकार हैं, याद रखना, राज्य के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। तो राज्य के विरुद्ध है तो हम कैसे समझेंगे तो ना कि राज्य होता क्या है, ठीक है। और ये अधिकार देता कौन है, संविधान देता है, ठीक है। और इसका प्रवर्तन कौन कराता है, न्यायालय कराता है कहीं ना कहीं,
ठीक है। अगली बात आती है आर्टिकल नंबर 13 की, आर्टिकल नंबर 13 की। आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकार से असंगत हो। कहने का मतलब अगर राज्य ने ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई विधि बना दी है जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो वो सारी विधियां क्या हो जाएंगी, प्रारंभ से ही शून्य मानी जाएंगी। ऐसा कौन कह रहा है, न्यायालय कह रहा है। तो कहीं ना कहीं जो न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, ठीक है, वो यहां पर प्रदर्शित होती है। और ये जो शक्ति है न्यायिक पुनर्विलोकन की, ये हमने यूएसए से उठाई है, ठीक है। यूएसए में भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है कि अगर वहां पर कोई कानून बनता है तो जो वहां की न्यायालय है उसकी समीक्षा करेगा, और समीक्षा करने के बाद देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वहाँ के मौलिक अधिकार हैं उसके असंगत तो नहीं है कोई विधि। तो अगर मौलिक अधिकारों से असंगत कोई विधि है तो वो क्या हो जाएगी, प्रारंभ से ही शून्य घोषित हो जाएगी। इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। आर्टिकल 13 फर्स्ट कहता है संविधान पूर्व विधियां, संविधान पूर्व विधियां। संविधान पूर्व विधियों का मतलब क्या हुआ है कि संविधान लागू होने से पहले अगर कोई ऐसी विधि थी जो मौलिक अधिकारों से असंगत थी, मौलिक अधिकारों से असंगत थी, तो वो संविधान लागू होते ही क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि संविधान से पूर्व ऐसी कोई विधि थी, बनी थी, ठीक है, जो मौलिक अधिकारों के असंगत थी, संविधान लागू होते ही वो अपने आप ही शून्य हो जाएगी, घोषित। ठीक है, ये तो बात रही हमारी संविधान पूर्व विधियों की। इसी को हम बोलते हैं आच्छादन का नियम। आच्छादन का नियम, आच्छादन का नियम, आच्छादन का नियम यही कहता है कि संविधान से पहले जो भी विधियां थी, ठीक है, अगर वो मौलिक अधिकारों के असंगत थी, ठीक है, तो जो जैसे संविधान बना, मौलिक अधिकारों की घोषणा हुई, वैसे ही उसके ऊपर उन पुरानी विधियों के ऊपर नई विधि आ गई और पुरानी वाली क्या हो गई, लोप हो गई। मतलब उनके ऊपर आ जाना का मतलब हो गया आच्छादन हो गया उनका। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को यहां पर हम ध्यान रखेंगे। और ये एक वाद हुआ था भीखाजी, भीखाजी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, उसमें इस आच्छादन के नियम को परिभाषित किया गया था। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट रखेंगे, याद रखेंगे, किसी भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। ये तो बात रही हमारी संविधान की पहले की। अब संविधान के बाद की बात करते हैं। संविधानेतर विधियां। संविधान के बाद ऐसी कोई विधि जो मौलिक अधिकारों के असंगत बनाई गई है, वो प्रारंभ से ही क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी संविधान के बाद। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई एक अधिनियम बनाया गया, मान लो एक कोई ऐसा अधिनियम बनाया गया, उसमें कुछ तत्व जो हैं वो मौलिक अधिकारों के असंगत हैं और बाकी जो हैं वो मौलिक अधिकारों के संगत हैं। ठीक है, तो कहा गया क्या ऐसा पूरा अधिनियम शून्य घोषित हो जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, अगर देखा जाएगा कि उस अधिनियम का जो मौलिक ढांचा है, मौलिक ढांचा या मूल ढांचा है, अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ यही तत्व क्या होंगे, शून्य होंगे, जो मौलिक अधिकारों के असंगत हैं, जो मौलिक अधिकारों के असंगत हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा अधिनियम, ठीक है, जिसमें कुछ तत्व तो मौलिक अधिकारों के असंगत हैं और बाकी तत्व मौलिक अधिकारों के संगत हैं, लेकिन अगर इन दोनों तत्वों को अलग किया जाता है
तो उस अधिनियम का जो अस्तित्व है वो खत्म हो रहा होता है। ऐसी कंडीशन में उस पूरे अधिनियम को ही हम क्या करेंगे, शून्य घोषित कर सकते हैं। तो ये चीजें यहां पर आपको ध्यान रखनी होंगी। अब बात करते हैं हम, हमारा जो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। इन मौलिक अधिकारों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, हम देख लेते हैं। ठीक है, लोग ट्रिक को बहुत लाइक करते हैं। जैसे हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इनको एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। जैसे जो हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं संविधान से, समान स्वशोषण, धार्मिक, संस्कृति का उपचार है। ठीक है, एक लाइन में हम याद कर लेंगे कि जो समान स्वशोषण है धार्मिक संस्कृति का उपचार है। समान का मतलब समानता का अधिकार, स्व मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति से संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आ जाएगा, और उपचार मतलब संवैधानिक अधिकारों का उपचार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये लाइन यहां पर हम याद कर लेंगे, आपको सारे मौलिक अधिकार याद हो जाएंगे। ठीक है, समान स्वशोषण धार्मिक संस्कृति का उपचार है। 3-4 बार आप इसको पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे लाइनें। समान स्वशोषण धार्मिक संस्कृति का उपचार है। अब हम बात करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, जो समानता का अधिकार है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 के बीच में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18। तो आर्टिकल नंबर जो 14 है वो क्या कहता है, इसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। जो समानता का अधिकार है आर्टिकल नंबर 14, उसमें कहता है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। कहने का मतलब है कि विधि के समक्ष समता। अब विधि के समक्ष समता का क्या मतलब हो गया, विधि के समक्ष क्षमता, इसको देख लेते हैं। विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन से लिया गया है, इसका कॉन्सेप्ट जो है ब्रिटेन से लिया गया है। वहां पर एक था विधि का शासन, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया। कहने का मतलब ये है कि विधि के समक्ष सब लोग समान हैं, चाहे उसका सामाजिक दर्जा कुछ भी हो। ठीक है, विधि सबके लिए समान है, उसका चाहे सामाजिक दर्जा कुछ भी हो। ठीक है, उसके विरुद्ध भी न्यायिक कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि विधि के समक्ष क्षमता का मतलब हुआ कि कानून के सामने, ठीक है, सारे लोग बराबर हैं, कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे सामाजिक दर्जा उनका कुछ भी हो। उसके बाद आती है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया हुआ है। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये ब्रिटेन से, इसका जो कॉन्सेप्ट है ब्रिटेन से और ये यूएसए से। ठीक है, तो विधियों का जो समान संरक्षण है उसका मतलब हुआ है कि समान परिस्थितियों में, क्या समान
परिस्थितियों में विधि के समक्ष सभी समान हैं। ठीक है, विधियों का समान संरक्षण का मतलब हुआ है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। ठीक है, समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ विधि जो है ना, वो समान व्यवहार करेगी, चाहे उनका जो सामाजिक दर्जा है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें एक बात कही गई है कि जो वर्ग हैं, ठीक है, वर्ग के अंदर तो विभेद हो सकता है, लेकिन कह रहा है वर्गों के अंदर तो विभेद हो सकता है, लेकिन वर्ग के अंदर नहीं। इसको थोड़ा सा समझेंगे। जैसे सपोज यहां पर एक वर्ग है, ठीक है, किसी प्रकार कोई वर्ग है, दो वर्ग हैं, तो इन दोनों में कहीं ना कहीं तो विभेद हो सकता है। जैसे सपोज ये शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, ये पिछड़े नहीं हैं, तो इनको हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देकर इनके बराबर लाने की कोशिश कर सकते हैं। ये विभेद तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, लेकिन कहिए इसी वर्ग में, ठीक है, इन्हीं के अंदर किसी के भेदभाव करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वर्गों के अंदर तो विभेद हो सकता है ना, किसी दो या दो से अधिक वर्गों के अंदर, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर वर्ग के अंदर किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सपोज ये पुरुष वर्ग था, ये महिला वर्ग थी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो महिला है सामाजिक रूप से अभी भी पुरुष से पिछड़ी है, तो महिलाओं को हमने कुछ अधिकार एक्स्ट्रा दे दिए। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं ना महिलाओं के साथ ज्यादा अधिकार देकर। तो ऐसे अधिकारों को देना, ठीक है, तो पॉसिबल है, बट कहिए कि अगर इसी के अंदर एक महिला को हमने कुछ अधिकार दिए और दूसरी महिला को हम अधिकार ना दें, ये चीज नहीं पॉसिबल है। तो वर्गों के अंदर तो हम विभेद कर सकते हैं, लेकिन किसी पार्टिकुलर वर्ग के अंदर हम विभेद नहीं कर सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल नंबर 14 कहता है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की। आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, उसका जो मूल वंश है उसके आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसका लिंग महिला है या पुरुष है, और उसका जन्म कहाँ हुआ है, इन आधारों पर किसी भी नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऐसा आर्टिकल नंबर 15 कहता है। आर्टिकल नंबर 15 का 2 कहता है कि यह राज्य और व्यक्ति दोनों को भेदभाव करने से रोकता है। पहला वाला तो राज्य को करता है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला है ये राज्य और व्यक्ति दोनों को भेदभाव करने से रोकता है। कहता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति आदि के आधार पर निम्नलिखित में प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए किसी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। कहने का मतलब कुछ ऐसी जगह हैं, है ना, जहां पर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको सिर्फ इस आधार पर कि वह किस धर्म का है, उसका वंश कौन सा है, उसकी जाति क्या है, उसका लिंग है, ऐसे आधारों पर उसको वहां पर प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता है। वो कौन कौन सी जगह है, किसी भी दुकान पर, किसी भी सार्वजनिक भोजनालयों में, किसी भी होटल में, किसी भी सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों पर, ठीक है, ऐसे जगहों पर उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर कि उसका धर्म कैसा है, उसका मूल वंश कैसा है, उसकी जाति क्या है, इन आधारों पर उसको हम डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला कहता है कि जो राज्य निधि से पोषित सार्वजनिक कुएं हैं, तालाब हैं, स्नानाघाट हैं आदि में भी हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वो कुएं हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऊंची जाति के लोग ही नहाएंगे, ऐसा नहीं है। उसमें सारी जातियों के लोग नहाएंगे, उसमें चाहे लिंग आपका कोई भी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, समान रूप से नहाएंगे, ठीक है। आपका जन्म चाहे यहाँ हुआ हो चाहे कहीं भी हुआ हो, है ना, आप वहाँ पर उसको यूज करने के लिए सक्षम हैं। अगली बात आती है आर्टिकल नंबर 15(3) कहता है
कि राज्य, हाँ आर्टिकल नंबर जो 15(3) है ये थोड़ा सा आर्टिकल नंबर 15 का अपवाद है। क्या अपवाद है? कि जो राज्य है वो स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। विशेष प्रावधान का मतलब होता है कि जो स्त्रियां हैं, ठीक है, और जो बच्चे हैं, इनके लिए, इनके उत्थान के लिए थोड़ा सा यहां पर विशेष प्रावधान कर सकते हैं। ये चीज आपको यहां पर नोटिस करनी है। अगली बात आती है आर्टिकल नंबर 15(4) की। राज्य को निम्न के विषय में विशेष उपबंध करने की शक्ति है। कौन कौन से ऐसे हैं जहां पर राज्य जो है वो विशेष उपबंध कर सकता है? एक्चुअली में ऐसा इसलिए किया जाता है, जैसे यहां पर हमने बताया स्त्रियों और बच्चों के लिए, तो कहीं ना कहीं जो स्त्रियां हैं और बच्चे हैं समाज में जो पिछड़ी हैं, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए या समाज के बराबर लाने के लिए, ठीक है, ऐसे प्रावधान किए जाते हैं। सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक रूप से शैक्षणिक या पिछड़े हैं, ठीक है, उनके विषय में हम कुछ विशेष उपबंध कर देंगे ताकि वो समाज के बराबर हो जाएं, समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें। इसलिए ऐसा राज्य कर सकता है। आर्टिकल नंबर जो 4 है, ठीक है, ये भारत में पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें जोड़ा गया था, ठीक है। और ये कहा गया था कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें आरक्षण का प्रावधान भी दिया जाएगा। जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको वहां पर हम शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण देंगे। ये बात वहां पर कही गई थी आर्टिकल नंबर 15(4) में। आर्टिकल नंबर जो 15(5) है अगला, वो 93वां संविधान संशोधन 2005 में किया गया था। इसमें प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों को भी ऐड कर दिया गया था। तो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में राज्य को विशेष उपबंध करने की शक्ति यहां पर प्रदान की जाती है। तो ये तो बात रही आर्टिकल नंबर 15 की। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 की। आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये लोक नियोजन क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। लोक नियोजन का मतलब होता है कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें अवसर की समानता, ठीक है। कह रहा है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। 16 ये कहता है कि राज्य द्वारा अगर कोई भी नौकरी निकाली जा रही है, ठीक है, तो उसमें नागरिकों के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। कह रहा है कि आर्टिकल नंबर 16 का 2 कह रहा है कि इस विषय में केवल धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्मस्थान आदि के आधार पर, ठीक है, किसी भी नागरिक को भेदभाव नहीं किया जाता। कहने का मतलब अगर कोई नौकरी मान लो निकली है, ठीक है, तो उस नौकरी में केवल इस आधार पे कि वह किस धर्म का है, किस मूलवंश का है, किस लिंग का है, किस जन्मस्थान का है, इसके आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर बात आती है आर्टिकल नंबर 16 का 3, कह रहा है कि किसी राज्य की कुछ सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए उस राज्य में निवास की अर्हता विहित कर दे। कहने का मतलब अगर कोई ऐसा राज्य है ना, जहां पर उसे ऐसा लगता है कि निवास की जो अर्हता है, ठीक है, वो निश्चित करनी चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में वो राज्य, ठीक है, उन अपनी सरकारी सेवाओं में ये कंडीशन लागू कर सकती है कि ऐसा व्यक्ति इसी राज्य का होना चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है आर्टिकल नंबर 16(4) की कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान। तो पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रावधान भी यहाँ पर दिया गया है। अगर पिछड़े हैं, ठीक है, तो उनको हम आरक्षण दे सकते हैं। राज्य जाति के आधार पर विभेद कर सकता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक 16 का अपवाद है। लेकिन ऐसा किस लिए होता है? पिछड़े वर्गों को सामान्य वर्गों की भांति, ठीक है, समाज में बराबर का दर्जा मिले, इस वजह से इनको कुछ विशेष आरक्षण दे दिया जाता है, ठीक है। तो पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान 16(4) में किया गया है। फिर 16(4) का इसको जोड़ा गया था 77वें संविधान संशोधन 1995 में। कहता है कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी मिली, ठीक है, उसके बाद आपका प्रमोशन होना है, प्रोन्नति होनी है, तो उसमें भी क्या है, SC ST को प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अगली बात आती है 16 का 5। ये कहता है कि धर्म के आधार पर विभेद की राज्य को अनुमति। धर्म के आधार पर विभेद की राज्य की अनुमति पहले तो मना कर रहा था, लेकिन यहां पर विशेष कंडीशन के साथ
कह रहा है कि ऐसी जगह है जहां पर किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के लोगों को ही नियुक्त किया जा सकता है, वहां पर यह कंडीशन लागू हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी जगह जहां पर ये सुनिश्चित हो सके कि वहां पर विशेष धर्म या संप्रदाय के लोग ही रह सकते हैं, उस जगह पर वहां पर विभेद किया जा सकता है, ऐसा राज्य को अनुमति प्रदान की गई है। तो ये आर्टिकल नंबर 16 का फैक्ट। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या होती है? अस्पृश्यता होती है छुआछूत। छुआछूत, छुआछूत कह रहा है छुआछूत दंडनीय अपराध है। छुआछूत का मतलब होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी नीची जाति से है, या मान लीजिए उसका सामाजिक जो तबका है वो पिछड़ा है, ठीक है, तो पहले ये छुआछूत बहुत होती थी, ठीक है। इसलिए इस छुआछूत विषय को ही पूरी तरह से समाप्त करने के लिए संविधान में एक आर्टिकल बना दिया गया, अस्पृश्यता का अंत। ये मौलिक अधिकार दे दिया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है तो वो दंड का पात्र होगा। फिर अगला आर्टिकल कहता है आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब किसी प्रकार की कोई उपाधि कोई भी व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है, ठीक है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। तो किसी व्यक्ति को राज्य उपाधियां प्रदान करने का प्रतिषेध करता है। लेकिन कहता है कि जो भारत रत्न अगर किसी को मिले, या पद्म विभूषण मिले, या पद्म श्री मिले, इनको हम उपाधियों के अंतर्गत नहीं आने देंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी समानता के अधिकार की। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है, सबसे पहले आर्टिकल नंबर हमने पढ़ा 14, फिर पढ़ा आर्टिकल नंबर 15, फिर आर्टिकल नंबर 16 पढ़ा, ठीक है, फिर 17 और 18, 14, 15, 16, 17, 18, 4 आर्टिकल हमने समानता के अधिकार में पढ़े, ठीक है। तो 14वां कहता है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। ये 14 आर्टिकल में हमने पढ़ा। आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि जन्म, लिंग, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये तो बात होगी आर्टिकल नंबर 15 की। आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि लोक नियोजन में समता का अधिकार। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियों में हम किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब होती है कि छुआछूत, ठीक है, छुआछूत का अंत। अगर छुआछूत को हम बढ़ावा दे रहे हैं तो संविधान क्या है, ऐसी विधियां लाकर उसको दंड का पात्र बना सकती है। आर्टिकल नंबर 18 कहता है कि जो उपाधियां हैं उनका पूरी तरह से खंडन करना है, उनका पूरी तरह से अंत करना है, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति हमारा नागरिक हो या कोई विदेशी हो। एक कंडीशन यहाँ पर और लागू होती है कि जो उपाधियां हैं उसके अंतर्गत जो हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, वो नहीं आएगा। उसके बाद जो पद्म विभूषण मिलते हैं लोगों को, वो नहीं आएगा। और पद्मश्री, ऐसे पुरस्कारों को उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार उपाधियों के दायरे में नहीं आएंगे। एक बात और यहाँ पर कही गई मित्रों कि अगर कोई व्यक्ति किसी विदेश से, है ना, कोई पुरस्कार प्राप्त करता है तो उसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुमति लेने के पश्चात ही वो कोई पुरस्कार या कोई पद ले सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। ये तो बात रही हमारी मौलिक अधिकारों के पहले अधिकार, समानता का अधिकार। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। और कल से हमारी नई क्लास स्टार्ट हो रही है ज्योग्राफी की, तो अधिक से अधिक लोग जुड़ने की कोशिश करिए और लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।